हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये जो है सैमुअल जॉनसन की जो दो पोएम्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट इज़ लंदन एंड सेकंड इज़ वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ठीक है, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। तो ये हम करेंगे आज। तो विदाउट एनी डिले हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, इनका बर्थ कब हुआ था? 1709 में इनका बर्थ हुआ था और 84 में इनकी डेथ हो गई थी। ये क्या थे? वर्सेटाइल न्यू क्लासिकल राइटर थे। ये जो है डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज अ ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट, लेक्सिकोग्राफर, कमेंटर, नॉवलिस्ट, बायोग्राफर और लिटरेरी क्रिटिक, ये सब कुछ थे ये। और ये जो इनका टाइम कौन सा था जिस टाइम ये ज़्यादा एक्टिव थे? मिड और लेट 18, मतलब जब इनकी डेथ हुई ये 1784 में डेथ हुई ना इनकी। तो उससे पहले ये इसको हम 18 सेंचुरी बोलेंगे। तो ये जो मिड और लास्ट में ये जो है ज़्यादा एक्टिव थे। ओके, तो हिज लिटरेरी फेम ट्रेडिशनली, जो इनकी लिटरेरी फेम है, जो ये ज़्यादा मतलब फेमस हुए किस टाइम हुए? ट्रेडिशनली और प्रॉपरली किसकी वजह से? प्रोज लिखे इन्होंने ज़्यादा, पोइट्री पे कम ध्यान दिया। ठीक है, ज़्यादा इन्होंने क्या लिखे? प्रोज लिखे, पोइट्री कम लिखी। इन ऑल हिज periodical essays and literary prose work, Johnson impressed by his humanity and accuracy of judgment. His supple and deliberated long sentences serve to shape the cogent development of his arguments. जो उनकी आर्ट ऑफ preposition थी and undoing it by the use of parallelism and antithesis produces the rare intellectual poise in English prose style. ठीक है, all this quality of Johnson as a writer and as a man have indeed ensured him as a place in English criticism. इनका जो प्लेस था, ये सब क्वालिटीज़ थी जो इनकी यूज़ करने की, जो यूज़ करते थे पैरेललिज्म का और एंथेसिज्म का, ये जो प्रेपोजिशन है, इन सब चीज़ों का जो यूज़ करने का तरीका था, इसकी वजह से जो है इनका जो स्थान था इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो बहुत बड़ा था। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने, जब ये ऑक्सफोर्ड में थी उस टाइम इन्होंने अलेक्जेंडर पोप का मसीहा जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया, जो कब पब्लिश हुआ था? 1731 में। और जो उसके बाद 1735 में जो इन्होंने हम फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट मेजर वर्क लंदन आया, ये क्या थी? ये थी इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? इमिटेशन का मतलब होता है नकल। ठीक है, तो ये थी इमिटेशन, थी किसकी? थर्ड सेटायर ऑफ जुवेनल। जुवेनल का जो थर्ड स्टाइल था उसकी इमिटेशन थी। और ये जो एनोमिनसली, मतलब इसका कोई नाम नहीं था, ऐसे ही मतलब बिना किसी पहचान के उस टाइम ये पब्लिश हो गई थी। फिर उन्होंने वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखी, जो कि किसकी इमिटेशन थी? थर्ड सेटायर, 10th सेटायर की ऑफ जुवेनल। ठीक है, दोनों पोएम, फर्स्ट है थर्ड सेटायर ऑफ जुवेनल, इमिटेशन है। सेकंड है जो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है, इसी इमिटेशन ऑफ 10th सेटायर ऑफ जुवेनल। जॉनसन्स मोस्ट मोन्यूमिनल वर्क क्या है इनका? इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया? इन्होंने डिक्शनरी पे काम किया, इंग्लिश की डिक्शनरी पे इन्होंने काम किया। ठीक है, जो हमारी डिक्शनरी है ना, उस पे जो जो इंग्लिश लिटरेचर की या इंग्लिश लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी थी, उस पे इन्होंने काम किया था। अनदर जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनके, इन्होंने सटायरिकल रास्केलस पे काम लिखा, प्रिंस ऑफ एब्सिस्निया, नोट्स टू शेक्सपियर, और जो ये है नोन फॉर हिज एसेज फॉर द पीरियोडिकल द रैम्बलर। रैम्बलर इनका एसे है, आइडलर। और इनकी डेथ कब हो गई थी? 1784 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इनको कहाँ पे बरी किया गया? वेस्टमिनिस्टर एबे में बरी किया गया। अकॉर्डिंग टू विलियम्स फिट्स थॉमस, the polite and literary world has of late been under fresh obligation to Dr. Johnson for his excellent biographical and critical preface to works of eminent English poets. अब जो है ये पोएम जो हमारी है, ये पब्लिश कब हुई थी? लंदन 1738 में पब्लिश हुई थी। हीरोइक कपलेट था ये। फुल टाइटल क्या था हमने पढ़ लिया, इमिटेशन ऑफ थर्ड सेटायर ऑफ जुवेनल। और जो है ये नाइदर ट्रांसलेशन
नोर अ पैराफ्रेज ऑफ ओरिजिनल वर्क। और जो है ये ना तो ट्रांसलेशन थी ना ही पैराफ्रेज था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ट्रांसफॉर्म जुवेनल कल्चरल सटायर, जुवेनल का जो कल्चरल सटायर करने का जो तरीका था उसको किस में चेंज कर दिया, पॉलिटिकल वन में चेंज कर दिया। और किस चीज़ पे फोकस रखा इन्होंने, करप्शन पे फोकस रखा, जो उस टाइम में जो कोर्ट था किंग जॉर्ज सेकंड का उसमें हो रहा था। ठीक है, मेनली इसमें जो करप्शन हो रहा था किंग जॉर्ज सेकंड के कोर्ट में, उसको रखा इन्होंने यहाँ पे। इट इज़ सटायर विच एड्रेसेस द कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड मार्क बाय वेरियस चेंजेस ऑन द पर्सनल एंड पब्लिक फ्रंट। जो उस टाइम चेंजेस आ रहे थे कंडीशन में, उसे दिखाया गया है अब इस पोएम के अंदर। Dr. Johnson utilizes the figure of Thales to develop his social political critique, Metropolitan Space represented by London. The poem begins with Thales leaving the London for the countryside. Johnson's main stress was on the point लाइफ मस्ट बी सीन बिफोर इट कैन बी नोन। ये जो है, ये थेल्स है, इनका दोस्त है, ये क्या कर रहा है, जो वो जो जगह थी उसको छोड़ के, लंदन को छोड़ के, ठीक है, कहाँ जा रहा है, कंट्री साइड जा रहा है। कंट्री साइड मान लो गांव की तरफ, ठीक है, जहाँ जो नेचर से ज़्यादा जुड़ा होता है उसको बोल देते हैं। तो वहाँ पे जा रहा है ये, कौन, इसका दोस्त थेल्स। सैमुअल जॉनसन लंदन प्रेजेंट्स दी 18th century English anxieties about the code of London through antithesis of the city and the country। सिटी और कंट्री को दिखा के इन्होंने जो है उस टाइम की कंडीशन को दिखाया है 18th सेंचुरी की। जॉनसन क्रिटिसाइज द पिटीफुल स्टेट ऑफ कंट्री कैपिटल बाय कमेंटिंग ऑन द डिजनरेशन दैट हैज़ प्लेग द सोसाइटी। जो कैपिटल थी, जहाँ पे राजा रहेगा वो कैपिटल ही होगी, ठीक है। तो वो दिखाई गई है कि उसकी क्या कंडीशन थी, पीटीफुल कंडीशन थी उसकी, मतलब दयनीय स्थिति दिखाई गई है जो उसका डीजनरेशन हो रहा था सोसाइटी का। Poet's despair on his friend's departure from England is emblematic of the loss of all the virtues of a true Briton that once characterized the people of the country. The corruption of the whole city is imaginatively linked with the current political scene। ये जो है पूरे कंडीशन दिखाई गई है कि किस तरह जो है पूरे सिटी की कंडीशन किस तरह एक पॉलिटिकल सीन के थ्रू दिखाई गई है, ठीक है, लिंक करके दिखाई गई है कंडीशन। पोएम कंट्रास्ट बिटवीन कंट्री एंड सिटी इज रियोटिकल with its own special valley city and poet। At first sight, the poem London may look like imitation. The classical atmosphere may give it weight and universality, but the poem is essentially political poem। essentially जो है ये पॉलिटिकल पोएम है, ठीक है। फुल ऑफ एल्यूजन्स टू करंट मैटर लाइक लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1737 में, ब्रिटिश रिलेशन जो स्पेन के साथ थे, ट्रेडिशनल राइवल जो फ्रांस था उनका, ये सब कुछ दिखाया गया है। जेपी हार्डी रिमार्क्स करते हैं, लंडन इज़ अ टिपिकल पोएम इन द सेंस दैट it satires the measures of the government and the corruption which government was the like to have fostered। अब जो जॉनसन बताते हैं, सेज दैट नो वन लीव्स अ बिग सिटी, इतना बड़ा सिटी कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता विदाउट एनी रियल रीज़न क्या थे, मैलिस थी, ठीक है, रेपिंग थी, और एक्सीडेंट कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो थी, एक्सीडेंट्स होते थे, रेपिंग होती थी। और जो ये मैलिस मतलब जो मैल होता है, मन का मैल, ठीक है, मतलब धोखेबाजी, इस ये सब कुछ, ये रीजंस की वजह से इतना बड़ा सिटी उसने छोड़ा था। किसने, जो पोएट का दोस्त था थेल्स। द पोएट एंड थेल्स स्टैंड लॉस्ट इन थॉट्स, खड़े थे दोनों थॉट्स में। The poet recalls the past memories of Britain and London and compares them to the city present condition। जो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, वो याद कर रहे थे, उसको जो कंपेयर कर रहे थे आपकी जो कंडीशन है उस टाइम की जो प्रेजेंट कंडीशन थी उसके साथ। एट थेल्स कम्स आउट ऑफ हिज थॉट्स एंड लुक एट लंडन विद कॉन्टेम्प्चुअल फ्रोकोन। जो पोएम है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, medium of poetry। Here through the medium of poetry, Johnson is actually giving the expression of his frustration with Robert Walpole's administrations। जो ये इस
पोइट्री के थ्रू वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं, रॉबर्ट वैलोपोले के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं अपनी पोइट्री के थ्रू। ही रेफर्स टू दी पेंशंस की को दिखाया विच बाय पीपल्स वोट। पेंशन मतलब लालच दे के पेंशंस का तो लोगों से वोट ले लेते थे। On the other hand, a true Breton and patriot is punished while the corrupt courtier made rich। और जो ट्रू ब्रिटोन है मतलब जहाँ का जो सच्चा वासी है वहाँ का ब्रिटेन का, उसको बोल रखा है, और जो देशभक्त है उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, और जो करप्शन है, जो करप्ट कोर्टियर है, वो जो है रिच होते जाएंगे डे बाय डे। ठीक है। In this poem, Johnson is critical of way in which the politicians use ब्राइब्स का, रिश्वत का यूज़ करते थे, फ्लैटरी का यूज़ करते थे कि किसकी, राजा की फेवर को और प्राइजेस को विन करने के लिए। दिस रिवर्सल ऑफ रिलेशन बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड इन अ शार्प अटैक ऑन रॉबर्ट वैलोपोले's perspective of giving the favors to the man and securing the political support. Johnson observed with satirical revelation at how money changes hands between corrupt men and makes the nation backward। अब जो है जो नेशन है करप्ट लोगों के हाथों में आएगा तो उन्होंने उस नेशन को क्या बना दिया, बैकवर्ड नेशन बना दिया, बैकवर्ड लैंड बना दिया। इन कंट्रास्ट द कंट्री साइड इज़ कंस्ट्रक्टेड एज अ स्माइलिंग लैंड। जो कंट्री साइड है उसको क्या बोला, स्माइलिंग लैंड बोला, जहाँ पे अभी भी जो उसकी ब्यूटी है वो अभी भी अनकरप्टेड है, करप्ट नहीं हुई है। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस where class relations are undisturbed, so as Thale can freely despise the dainties of the lord whom he serves. The countryside is therefore a place where relations between people and their nature remains frozen। countryside जो है ऐसा place है जहाँ पे जो नेचर और जो लोगों के बीच का रिलेशन है वो अभी भी अच्छा है। In the contrast to the artificial city life, the countryside is a place full of peace, tranquility. Johnson's protagonist Thales wants to go to the countryside as it is a happier place। अब जो जॉनसन का प्रोटैगनिस्ट है थेल, वो जो है कंट्री साइड में जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है जो कंट्री साइड है वो खुश प्लेस है, मतलब अच्छा प्लेस है रहने के लिए एज़ कम्पेयर टू लंदन, where honesty and sense are no disguise। Same pleasing bank where verdant ciders play। London basically contains typically elements matter that contain the contemporary social and political life. That is why London was received so enthusiastically in his time. Even now, the reader knowing the political history of Johnson time, ये दो बार लिख दिया, even now the Johnson time can enjoy the satire। The poem is more or less a chronological account of his own experiences. He had been the dejection and frustration of those struggles to achieve happiness in this world. Oh, happiness enjoyed but a few, and it is possessed as soon as decayed and done। Apart from the city, जो country की theme है, the country theme, the corrupt political scene is a theme that Johnson uses to criticize the condition of city। Johnson grieves over the loss of one true Breton, जो वहाँ का एक कौन, थेल्स के बारे में बात हो रही है, टू वेल्स। दिस entails dwelling on the preservation of true in the field of drama, political relationship between ruler and the ruled। The corrupt politician influenced the sort of literature that is written by English writer। Perversion, order and harmony। The perversion, order and harmony is the major theme in the English satire। अब जो है ये जब सब कुछ इन्होंने दिखाया है, जॉनसन ने इसका यूज़ किया है क्या दिखाने के लिए, जो क्लास का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिखाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पोएम है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ किसने लिखी थी, ये भी सेम जो राइटर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, 1748 में लिखी थी, पब्लिश 1749 में हुई थी। इसके अंदर 25 स्टेंजा हैं।
लॉन्ग पोएम ऑफ 25 स्टैंजास हीरोइक कपलेट में लिखी गई है. इन दिस पोएम स्पीकर इन्वेस्टिगेट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर डिज़ायर एंड विशेज़ विच अल्टीमेटली कम्स टू द पॉइंट ऑफ फ्यूटिलिटी. अब हाँ, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो विशेज़ हैं, उनको दिखाया गया है. Vanity of Human Wishes, written in the imitation of juvenile stand satire, published with Johnson's name in January 1749. ठीक है. Johnson state example of variety of human wishes from different period of history. Johnson thought, feeling and sentiments and sober view of life is revealed through his Vanity of Human Wishes. इसके अंदर जो है उनके थॉट दिखाया गया है, फीलिंग, सेंटीमेंट, सोबर, जो उनकी सोबर व्यू ऑफ लाइफ का दिखाया गया है इस पोएम के थ्रू. लंदन जो है डज नॉट एक्सप्रेस द रियल फीलिंग एज कम्पेयर टू हिज वैनिटी. लंदन के अंदर पूरी जो है फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हुई है, इस पोएम के अंदर अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्रेस किया है. हिज वैनिटी इज़ अ डिस्कोर्स विदाउट प्लॉट. He had made a survey of human life. It was companion to his poem Land on being a similar imitation of Juvenal. His poem is known for its moral seriousness. Johnson comments on the vanities of human ambitious of for learning, power, beauty, military, glory, etc. ये सब कुछ इनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है. The poet surveys the aspirations and delusions, false ideas होते हैं mankind के through ages, selecting certain representative figure for examinations. The poem is more or less a chronological account of his own experience. He had been the dejection and frustration of those स्ट्रगलिंग टू अचीव हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. इनका ही मतलब इन्होंने अपना ही दिखाया गया है, अपना ही एक्सपीरियंस दिखाया है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था स्ट्रगल के टाइम, जब वो कुछ पाना चाह रहे थे. क्या पाना चाहते हैं? हैप्पीनेस अचीव करना चाह रहे थे. अपनी जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है इस पोएम के अंदर. ओ हैप्पीनेस इन्जॉय बट अ फ्यू एंड इट पोजेस्ड एज सून एज के, ये जो है इसकी लाइन है. द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड टू हिम drugs to keep the mind away from the realities. Johnson's pleasure to Juvenal is quite understandable. His moral bent of mind drew inspiration from this great Roman writer. As the name of the poem suggests, its theme is futility of human desire. Through the illustration drawn from history, Johnson tells about the futility of these objects when man signs for political, military, literary fame and beauty, wealth for or a long life. Vanity of Human Wishes is a serious reflective poem in the nature of a moral treatise. That's why some critics called it grim satire. The tone of the poem is decidedly moral. John does not aim at exposure and corruption of abuses but focuses his attention on the vanities of world. He points out the futility of human power, pomp, dignity, splendors. He dwells upon the certainty of hope and frailty of pleasures. फ्यूटिलिटी ऑफ एम्बिशन वाज द फेवरेट थीम ऑफ द अगस्टन राइटर्स. ये इनकी फेमस जो थीम थी कौन सी? फ्यूटिलिटी ऑफ एम्बिशन. दिस एज ऑल्सो नोन एज also called age of instruction. In fact, this theme has appealed to the philosophers and moralists in all ages and countries. This theme expressed the melancholy nature of the Johnson so deeply indeed that he could not recurring to it not only in his smaller poems but also in such a full-fledged works as a Rascalus and his Traced Irene. इन वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ जॉनसन जो है प्रेजेंट करते हैं उनकी थॉट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर. इन द ओपनिंग लाइन ही मेक्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन man's anxious toil and eager strife. He refers to those ambitions that man is desperately seeking to obtain, yet he remains unsuccessful in this attempt. This occurrence leads the readers to wonder exactly how a role of man plays in the fulfillment of his desire. When man's desire so strongly and so deeply hold the listening to his pride, he often forgets to listen to his rational side, commonly known as reason. How rarely reason guides the true-born choice, rules the bold hand, prompts the suppliant voice. Johnson points out hollowness of the political power and futility of wish. इन्होंने पॉलिटिकल पावर को बताया है. इन्होंने ये बताया कि जो हम जो है अपनी जो मतलब
प्राइड, हम अपनी प्राइड को सुनते हैं, और जो अंदर की आवाज़ है हमारी, हम उसको सुनना भूल जाते हैं। मतलब हम अपनी हैप्पीनेस को पाने के लिए, या फिर जो है जो चल रहा होता है वहाँ पे, इस टाइम पे जो चल रहा होगा, लोग अपनी जो है एम्बिशंस को पाने के लिए, अपनी जो है गोल को अचीव करने के लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, जिससे वो अपने जो अंदर की जो मन की आवाज़ है वो भूल जाते हैं सुनना। Futility wish to pomp and show. He gives the example of Cardinal Wolsey, George Villiers, etc. Cardinal Wolsey rose to the height of his glory under King Henry VIII of England. He was the fountain of favor and fortune. His world was low and ruled the church and state with absolute authority. He was inflamed with inordinate restlessness, ambition, but when he lost favor of the king, he lost his glory. ये किसके बारे में बात की गई है? जो कार्डिनल वोस्ले था, वो जो है, जो जब उसको किंग का साथ मिला हुआ था, किंग का जो हाथ था उसके सिर पे, तब तक तो उसको सब कुछ मिला, तब तक तो वो उसकी प्राइड थी, उसकी ग्लोरी थी। पर जब उसका जो है फेवर हट गई राजा की, तो वो उसकी सारी ग्लोरी ख़त्म हो गई। हिज एडमायर्स बिकम स्ट्रेंजर्स, हिज फ्लैटर्स लुकड एट हिम विद contempt. All the pomp and show, his high office dissolved in the air like the baseless fabric of dream. The language of the poem is captious and sounding full of precise, apt images, words, and phrases, pregnant with maxims, proverbs, which can stick to memory of the readers very quickly. Its tone serious and meditative. First lines of the poems quite famous. Let observation with extensive view survey mankind from China to Paris. Poems represent the highest watermark of Johnson poetic genius. Craft, it has received lavish praise at the hands of the reader. The poet has its greatness, but it can't reverse the traditional view that Johnson is a major writer, but a minor poet. ये जो राइटर अच्छे थे, पोएट जो थे minor poet थे. To conclude, we can say that Dr. Johnson, has a versatile writer, has a great contribution to English literature. His poetic work, London and Vanity of Human Wishes, are not typical of the satirical poetry of the period. His style and rhetorical questions use of the personificator is unforgettable. It may noted that Johnson was impressed by the juvenile rhetorical theory. J.P. Hardy remarks करते हैं, his way indeed a live writing, and whatever his subject, he tried to get down to the fundamental to bring it into clear and arresting force. It shows its relevance and importance to the human life and experiences. ये हमारे दोनों पोएम्स आज कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको और भी जो वर्क क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। MA फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।